नमस्कार। द इंटरनेशनल रिपोर्ट आज राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय से, जो राजघाट के ठीक दूसरी तरफ पड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से गांधी जी की एक तस्वीर लगी हुई है। आपको ये भी दिखाती हूँ कि इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है। यहाँ पर ये प्लाक लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है कि इसका उद्घाटन, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय भवन का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और ये इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 30 जनवरी 1961 को हुआ था। ये यहाँ की तस्वीर जो है आप देख रहे हैं। आमतौर पर लोग दिल्ली आते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, लाल किला देखते हैं, चले जाते हैं, और भी कुछ चीज़ें देखते होंगे। दिल्ली की जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ के, जिसको कहते हैं कि सत्ता के गलियारे, सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन राजघाट की बात जब आती है तो हम देखते हैं कि जब भी कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो वो सबसे पहले वो जाते हैं राजघाट, वहाँ पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और उसके बाद कोई भी काम जो है, उसके बाद बैठकों का सिलसिला हो या कोई समझौते हों, वो उसके बाद ही शुरू होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको लेके जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ पर किस तरह से डांडी मार्च जो है, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, उसकी याद में ये स्कल्पचर यहाँ पर बना हुआ है। ये आप देखें कि कैसे डांडी मार्च, आपको याद होगा कि अपने वक्त का और उसके बाद इतिहास का जो मार्च था, वो अपने आप में उसने इतिहास बदला था। किस तरह से आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका है, ये सब कुछ हमको आपको पता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि कहाँ पर, किस फ्लोर पर यहाँ क्या क्या है। हर कदम जो आप यहाँ लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आखिर क्या यहाँ पर ऐसा है वो इतना ख़ास है। एक एक कदम पर आज़ादी की कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पे आप आइए, लोग आते हैं राजघाट में और श्रद्धा सुमन चढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन शायद ये जगह एक ऐसी है जहाँ पर आपको अनमोल तस्वीरें नज़र आएंगी। मैं जानबूझकर आपको पूरा सब कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आएँ और इन तस्वीरों को देखें। जैसे यहाँ पर गांधी जी के प्रारंभिक काल की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनके परिवार की, बचपन की, फिर दक्षिण अफ्रीका के काल की तस्वीरें हैं। और ये एक ऐसी तस्वीरें यहाँ पर हैं जो, हालांकि मैंने इतिहास की भी पढ़ाई की है, लेकिन मैंने इनमें से बहुत सारी तस्वीरें नहीं देखी हैं। और बताया ये जाता है कि यहाँ पर जितना उनका सामान है उतना शायद कहीं और नहीं है। तो आप जब भी आएँ यहाँ पर ज़रूर देखें। और ये सभी चीज़ें, उनकी ख़ास चीज़ें, यहाँ पर किताबें हैं, और उपयोग जो उन्होंने जग का किया हो, या उनके रक्तचाप का, बीपी नापने की जो मशीन है, इस तरह की चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो आप अगर सोचें कि खुद महात्मा गांधी ने कभी इन चीज़ों को छुआ होगा, तो लगता है कि एक सिहरन सी होती है कि हमारी आज़ादी को लेकर कितनी लंबी लड़ाई, कितनी कठिन लड़ाई लड़ी गई है, और वो भी अहिंसा के साथ। एक ऐसा उदाहरण जो दुनिया कभी नहीं भूलती। क्विट इंडिया मूवमेंट की ये तस्वीरें लगी हैं, किताबों में तो पढ़ते हैं, यहाँ आइए देखिए। और सिर्फ इतना कुछ नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन
मैं आपको बताऊं कि मैं जानबूझकर आपको नहीं दिखा रही हूँ। बड़ी कोशिशें हुई हैं महात्मा गांधी के बारे में, कुछ वक्त से उनके बारे में अनाप शनाप बातें कही गई, लेकिन गांधी एक ऐसा ब्रांड है, महात्मा गांधी, अगर बिल्कुल मॉडर्न टर्म्स में हम बात करें तो कोई भी और भारतीय ब्रांड उन्हें छू भी नहीं सकता। यही सच्चाई है। आप खुद ये देख सकते हैं कि मीराबेन का बनाया हुआ यहाँ पर ये जो है नन्हा सा झंडा है, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको खुद आकर देखनी होंगी। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं छोटी सी रिपोर्ट में इसे बहुत समेट नहीं सकती। Has more than one significance to the people of the Baltic countries, Estonia, Latvia, Lithuania. Initially, it was a doomsday for us. Such a doomsday where we didn't even know it for decades. But it was in 1939 when two dictators, Hitler and Stalin, signed a pact, which apparently had secret protocols, of which we learned only much later. But the secret protocols had a deal to partition and absorb us into each, respective areas. So even without knowing it, we were already occupied first by Soviet Union, then by Nazi Germany, and then Soviet Union again. And only much later there were protocols and maps found, which in fact explain why the events developed the way they have developed. So for decades, to the oppressed people, it was it only meant doomsday until one other day, 50 years later, on 1989, when this incredible thing happened, which is now called Baltic Way. It's an established term, a translation from our respective languages, Estonian, Latvian, Lithuanian, where you also had that ambiguity because there was a road, a highway, so you could also call it Baltic Road. But the translation adopted for this was Baltic Way, because it was not just the road, but it was the way, which clearly had a source and clearly had an objective. The objective was freedom, independence, and democracy. And the source was a set of values in which the way this road was organized on that day had something very important to tell to humanity. We are here, we are united against historical injustices, we are united for a better future, and we have these traditions and precedences which were so consequential for the humanity. Gandhi's non-violent ahimsa way was one of the sources for this movement. And as Professor Anna Malines very rightly explained already, it is a recognized fact that Baltic Way and generally the road to independence of the Baltic states was in fact an incredible, remarkable reflection of Gandhian principles far in the north. And as I gave a couple of interviews on Thursday, the headline of the interviews were, "We are the Nordic lights of Gandhian spirit far in the north." So ultimately from Doomsday, August 25th is and has become
the day of hope, the day of transformation, the day of humanity prevailing over inhumanity and oppression. And what better place to mark that day is than at the National Gandhi Museum, where not just the artifacts, I know you have the biggest number of artifacts of Mahatma's life collected here, but mostly Gandhian values are preserved and nurtured and shared under this roof. So I really want to thank the museum and you personally. And nearly 2 million people participated in this non-violent struggle. The human chain was only one part of the larger non-violent struggle. During the late 80s, the people of 3 Baltic countries organized mass meetings, demonstrations, cultural activities, public singing, political mobilization, and other forms of peaceful resistance. The message was clear in all forms of demonstration. We want freedom. Through ideas, and this portrait of Mahatma Gandhi was one of the more important paintings because he was very inspired by the idea of self-expression, freedom of expression, individuality, reaching things through peaceful manner, creating art through peace, culture through peace. And I think that he always, since I can remember, told me that art connects people. It can connect cultures, it can connect ideas. It is the power that cannot be even expressed in words. 100 the human shape of peace. And it is only fitting that we do so in the land of Satyagraha, where the world learned that non-violent resistance could move mountains and topple empires. So today we commemorate the Baltic Way, which was an almost 700 kilometers long human chain from Tallinn to Vilnius via Riga. यहाँ पर ख़ास वजह से गांधी संग्रहालय में मैं आज आई और वो ख़ास वजह इसलिए है कि ऑल द वे फ्रॉम लिथुएनिया एक शानदार पेंटिंग महात्मा गांधी की गिफ्ट की गई है यहाँ पर संग्रहालय में। लिथुआनिया की एम्बेसडर डायना हमारे साथ हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार जब आपका इंटरव्यू मैं इस तरह से कर रही हूँ तो यहाँ पर गांधी की स्मृति में कर रही हूँ। आपको बता दूँ कि आप हिंदी भी काफ़ी हद तक समझती हैं और काफ़ी वक्त से काम भी कर रही हैं दोनों देशों में, भारत और लिथुआनिया में। क्या कुछ जोड़ता है? इट इज़ क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट ऑल द वे फ्रॉम लिथुआनिया, I mean, there are so many connections with India, and most extraordinary of all of Baltic Day and Gandhi. Well, indeed, हिंदी में सब कुछ समझती हूँ लेकिन मेरे जवाब अंग्रेजी में दे रही हूँ। It is definitely a very symbolic day today because this is a day when, 1939 we were basically condemned to lose our statehood, but 1989 the peaceful people from Estonia, Latvia and Lithuania joined hands in the human chain to demand for freedom and independence, and 2 years later we were independent. We are now very flourishing countries, and this painting that we are donating today to Gandhi's museum is an expression of gratitude and love for the non-peaceful ideas of Gandhi, which were literally implemented on our shores 37 years ago. So we got inspired from India. We are giving something little back as a thank you, but also as a note of relevance. These ideas are really very relevant for everybody. One question which I need to ask is today, when there are two wars going on, do still Gandhi's ideals of non-violence resonate with most people, or there are doubts in people's minds? Of course, they are valid. Of course, they are very relevant. And yes, even Mahatma Gandhi ji himself, in fact, deliberated on certain limits of non-violent movements. There are situations in the
case of outright aggression where you just cannot submit to aggression non-violently. So there are circumstances that have to be in place for the people to be able to resist. You have to capitalize on them, you have to build them also. But ultimately we all need to strive to the peaceful way of resolving disagreements. थैंक यू सो मच। Thank you. ये दो किताबें हैं मेरे हाथ में, इंडिया एंड लिथुएनिया और फर्स्ट लिथुएनियन ट्रैवलर्स इन इंडिया। मतलब लिथुएनिया से कौन कौन से ऐसे यात्री थे जो भारत आए और किस तरह से भारत और लिथुएनिया, शायद हो सकता है कि बहुत लोगों ने लिथुएनिया का नाम भी ना सुना हो, लेकिन कैसे महात्मा गांधी और भारत ने कैसे इन दोनों देशों को जोड़ा, ये अपने आप में पढ़ने समझने सोचने वाली बात है। कैसे महात्मा गांधी के जो आइडियल्स थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो तरीका था नॉन वायलेंट विरोध का, वो कैसे दुनिया भर में फैला, दुनिया भर में भारत जो है वो उनके ज़रिए जाना जाने लगा। आज द इंटरनेशनल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।